Good morning, students. This is my second class of टीचिंग स्ट्रैटेजीज़। कल हम लोग ने ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि समस्या समाधान विधि। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को हम प्रयोगशाला विधि के समतुल्य ही मान सकते हैं। वो सेम प्रयोगशाला विधि जैसे हम यूज़ करते हैं वैसे ही हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को भी मान सकते हैं। इस विधि का प्रयोग छात्रों के समाधान करने हेतु किया जाता है और ये चाइल्ड सेंटर्ड ही होता है। इसमें छात्रों को एक समस्या दी जाती है और वो उसका समाधान खुद से खोजने का प्रयास करते हैं। जैसा कि डेविड ऑसुबेल थे और उन्होंने कहा, समस्या समाधान में संप्रत्यय का निर्माण तथा अधिगम का आविष्कार सम्मिलित है। इनकी डेफिनेशन इंग्लिश में भी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व्स कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एंड डिस्कवरी लर्निंग। मतलब समस्या समाधान में क्या है, बच्चा कुछ नवाचार लाता है, कुछ अपने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के थ्रू वो कुछ अपने आइडियाज़ को इनोवेशन में बदलने की कोशिश करता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इन द वर्ड्स ऑफ हैमंड्स कैरिस, problem solving in the teaching refers to the task of making decision or doing things that learner wants to make or to do, the nature of which he is able to understand but for which at the time he has no solution। कई बार छात्र हम देखते हैं कि छात्रों के अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ होती, कैपेबिलिटी होती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, अपने सोच सकते हैं, अपने विचारों के थ्रू अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि हमारे पास कोई भी समाधान नहीं मिलता, किसी भी समस्या का उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास कोई समाधान नहीं होता है। In this method, the problem should be presented to the student in clear word। जो ये विधि है, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जो टीचर होता है यानी जो पढ़ा रहा होता है, तो वो अपने बच्चों को प्रॉब्लम जो भी समस्या है उसको एकदम क्लियर वर्ड्स में बता देते हैं। द प्रॉब्लम शुड बी प्रेजेंटेड टू स्टूडेंट क्लियर वर्ड्स एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन देयर लर्निंग एक्सपीरियंसेस। Students synthesize and analyze the problem with the help of their teacher and make an effort to arrive and its solution। इसमें क्या होता है कि बच्चे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उसको सीखते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसको सिंथेसिस हमने पढ़ाया है। जब लेसन प्लानिंग आप करेंगे तो उसमें देखिए जो आपके हम लोग को पढ़ाते हैं, हम लोग लेसन प्लान के स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपका आता है कॉग्निटिव, फिर सेकंड होता है इफेक्टिव, फिर साइकोमोटर। ये तो हमारे कॉग्निटिव बिहेवियर होते हैं, फिर इफेक्टिव होता है, फिर साइकोमोटर होता है। फिर इसी तरह से हमारे जो आते हैं एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। तो एनालाइज का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जैसे हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं उसको हमने कैरेक्टराइज कर दिया है, उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। और सिंथेसिस का मतलब क्या है, उसको अलग अलग करके उसके पार्ट्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में हमारा ये टॉपिक होता है कि उसको हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ देयर टीचर एंड मेक एफर्ट अलाइव इट्स। इसमें जो शिक्षक होता है वो अपने छात्रों की समस्या समाधान करने में हेल्प करता है। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। देखिए, आप जो कोई भी, जैसे कि आपके पास जब समस्या होगी तभी आप उसका समाधान ढूंढेंगे। जब आप एक्शन रिसर्च अभी आप जब पढ़ेंगे अपने आपके सिलेबस में, आप अभी थर्ड सेमेस्टर में जब जाएंगे टीचिंग फेस करेंगे तो आपके प्रैक्टिकल वर्क में एक्शन रिसर्च है। तो एक्शन रिसर्च एक लघु शोध कहलाता है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास एक समस्या होनी चाहिए, जैसा कि इसमें देखिए लिखा है, फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन दिस मैथड। यानी फर्स्ट जो आपका है सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम। जो आपकी प्रॉब्लम है उसका आप चयन पहले करेंगे कि हाँ ये समस्या है, इसके बारे में आपको इसका समाधान आपको ढूंढना है। दूसरा है प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम। फिर अपनी प्रॉब्लम को आप प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है गैदरिंग ऑफ डेटा, यानी प्रॉब्लम के आप डेटा कलेक्ट करेंगे कि ये प्रॉब्लम आई तो कैसे आई है और क्या इसके पीछे आप इसके कॉजेज़ को जानने की कोशिश करेंगे। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी इस प्रॉब्लम को यानी ये जो प्रॉब्लम आई है आपको इसको दूर करने के लिए एक हाइपोथेसिस मेंटेन करनी पड़ती है। और जो हाइपोथेसिस आपकी होती है वो आप खुद बनाते हैं अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए। अपनी प्रॉब्लम को जब आप शॉर्ट आउट कर लेंगे तो आपकी जो ये परिकल्पना निर्माण जो आपने करा है ये कहाँ तक सक्सेस हुआ है, कहाँ तक नहीं आपको इसमें सक्सेस मिली है, वो आप अपने जो आप प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट हम लोग लेते हैं तो उससे हमको पता चल पाता है। फिर फिफ्थ पॉइंट है आपका
अराइविंग एट सॉल्यूशन एंड कंक्लूजन, जब आपका हाइपोथेसिस मेंटेन हो जाता है, अराइविंग एट तो कहीं ना कहीं हम सॉल्यूशन की तरफ पहुंचने लगते हैं। 6 है आपका इवैल्यूएशन, यानी उसका हम मूल्यांकन कर लेते हैं। एंड लास्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ एक्टिविटीज़, यानी जितनी भी हमने एक्टिविटी कराई थी उसकी हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो ये सारे जो स्टेप्स होते हैं ये हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में हम बहुत यूज़फुल होते हैं। हम इन स्टेप्स के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब जैसे एक्शन रिसर्च की बात एग्जांपल हम लेते हैं एक्शन रिसर्च में, तो जब तक आप स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे नहीं भाई, आप जब प्रैक्टिस टीचिंग फेज़ में जाते हैं उसी दौरान आपको एक्शन रिसर्च करना होता है। तो जब आप एक्शन रिसर्च करने जा रहे होते हैं और एक्शन रिसर्च में हम साइंटिफिक तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। जब फर्स्ट स्टेप आप करते हैं तो आप जाते ही नहीं बता देते हो कि हाँ हम क्लास में हमारी ये प्रॉब्लम, बाई चांस आप इंग्लिश के टीचर हो या प्यूपिल टीचर हो, आप इंग्लिश सब्जेक्ट है आपका और टीचिंग आप इंग्लिश सब्जेक्ट आपने ऑप्ट करा और आप उसी की टीचिंग करने जा रहे हैं प्रैक्टिस टीचिंग में, तो आप जाते हो एक क्लास में 20-25 स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। अब वहाँ पे क्या होता है, आपने 1 दिन क्लास ली, 2 दिन क्लास ली, 3 दिन क्लास ली, आपने हो सकता है उनको एनालाइज़ करा होगा, आपने उनके लेवल को ध्यान दिया होगा और आपने जो कंटेंट पढ़ाया होगा भाई उनके क्लास का ही कंटेंट आप पढ़ाए होंगे। तो आपने देखा होगा कि उसमें से 10 बच्चों को समझ में आ रहा है और 10 बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, तो ये आपकी क्या हो जाती है, ये आपकी प्रॉब्लम बन गई। लेकिन आपकी प्रॉब्लम बहुत तरीके की हो सकती है। जैसे आपने इंग्लिश पढ़ाया तो स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज ईजिली, तो ये आपकी तो प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है प्रीवियस टीचर जो उनको पढ़ा रहा है वो किस तरीके से पढ़ा रहा है, कैसे उसने पढ़ाया है, सेंटेंस फ्रेमिंग सिखाई है कि नहीं, वोकैबुलरी सिखाई है कि नहीं, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी। तो आप उसके कॉजेज़ को जानने की कोशिश करेंगे। एक तो ये प्रॉब्लम होगी, दूसरी आपको पंक्चुएशन की प्रॉब्लम आ सकती है, आपको प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम आ सकती है, स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू प्रोनाउंस द वर्ड वेरी करेक्टली, तो ये सब प्रॉब्लम्स आपकी इंग्लिश में आ सकती हैं या अदर सब्जेक्ट में ले सकते हैं। होमवर्क की प्रॉब्लम आ सकती है, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और अलग अलग पर्टिकुलर कोई भी प्रॉब्लम आपकी एक्शन रिसर्च जब आप कर रहे हैं तो उसके दौरान आ सकती है। अब इसमें क्या होता है, जब आपके पास प्रॉब्लम आई तो आपने उसके कॉजेज़ को जानने की कोशिश करी, तो आपका सबसे पहले आपने समस्या का चयन कर लिया, जैसे हमारा पहला पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। दूसरा है प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी आपने उस प्रॉब्लम को प्रेजेंट किया कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर गैदरिंग ऑफ डेटा, यानी ये प्रॉब्लम आपने जानने की कोशिश करी कि स्टूडेंट्स, वाई आर द स्टूडेंट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज इजली, वाई आर द स्टूडेंट नॉट एबल टू प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली, तो ये सब आपकी प्रॉब्लम्स जो हो जाती है, तो ये आपने डेटा कलेक्ट कर लिया कि क्या क्या आखिर कारण रहे होंगे जो ये चीज़ें करते, तो फिर आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस आप मेंटेन करते हैं कि हाँ हम ये एक्टिविटी कराएंगे, हम ड्रिल कराएंगे तो इससे हम प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, या हम उनको वर्ड बोलना सिखाएंगे तो हम उनकी, और फिर उनकी हम कम्युनिकेशन पावर, उनकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करवाएंगे, इस तरीके से हम उनकी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो जो भी आप हाइपोथेसिस अपनी मेंटेन करेंगे तो उसके थ्रू आप उनका टेस्ट लेंगे। पहले आपने प्री टेस्ट लिया होगा, तब आपने जाना ये प्रॉब्लम है, अब आप अपनी हाइपोथेसिस को क्लास में कंडक्ट कराएंगे, उसके बाद में आप जान जाएंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम आई है तो क्यों आई है। फिर उसके बाद में आप पोस्ट टेस्ट लेते हैं, जब आपकी हाइपोथेसिस बन जाती है फिर उसके बाद में आप पोस्ट टेस्ट लेंगे स्टूडेंट्स का, तब आप देखेंगे कि आपने जो एक्टिविटीज़ कराई हैं हाइपोथेसिस के माध्यम से वो आपकी कितनी सक्सेस हुई हैं, कितनी नहीं हुई हैं। अगर आपका पॉजिटिव रिजल्ट आता तो यानी आपका एक्शन रिसर्च सक्सेसफुल हो गया। फिर अराइविंग एट सॉल्यूशन एंड कंक्लूजन, फिर आप वही जो हाइपोथेसिस आपकी बन चुकी थी, आपने उसको क्लास में इसको जनरेट किया और उसका वही पोस्ट टेस्ट लिया आपने, फिर इवेलुएट किया कि हाँ पहले क्या सिचुएशन थी और अब क्या सिचुएशन है। फिर रिकॉर्डिंग ऑफ एक्टिविटीज़, फिर आपने क्या करते हैं, आप यही एक्टिविटीज़ को जनरलाइज कर देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई हमारी सबको। अब देख लेते हैं कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट लर्न टू सॉल्व प्रॉब्लम देमसेल्फ, मतलब स्टूडेंट्स को खुद से ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का करना चाहिए। दूसरा है दे कल्टिवेट द एबिलिटीज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिक, वो अपने लॉजिक और अपने अवलोकन के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम
को सॉल्व करने की योग्यता की क्षमता रखते हों। दे आर एबल टू जनरलाइज, यानी स्टूडेंट जो आप पीपल टीचर हैं तो दे आर एबल टू जनरलाइज, जो प्रॉब्लम का आपको जो रिजल्ट आएगा तो आप उसके योग्य होने चाहिए जो प्रॉब्लम आप जनरलाइज कर सकें। दे आर एक्विडेंट with the process of gathering of data, their evaluation and drawing inferences। आपको जो भी आपने डेटा करा है तो आप उसको पूरा अपना सही से उसका संग्रह करेंगे और उसको प्रोसेस यानी पूरी प्रक्रिया के साथ उसको प्रेजेंट करेंगे। दे लर्न टू यूज़ ओल्ड फैक्ट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द न्यू, और साथ ही साथ हमको क्या करना होता है, जो हमारे जो ओल्ड फैक्ट्स यानी जो तथ्य होते हैं उसको हमें जो हम नवीन यानी हम जो समस्या जो अभी हम आगे कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे, जो हमारी समस्या है वो हमारी नवीन होनी चाहिए। द कल्टिवेट द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क, और हमें हमेशा टीम वर्क में ही हमारे अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए, हमारे अंदर इस भावना का विकास होना चाहिए कि हम टीम वर्क पे विश्वास करें और टीम वर्क के साथ ही काम करें। दिस द मोटिवेशनल मैथड। अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मैथड होता है स्टूडेंट्स, वो मोटिवेशनल मैथड होता है। इसमें जो टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है कि आपको इस तरीके से करना है। एक टीचर की भी क्वालिटी होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स से बीच बीच में अपना उनके प्रोसेस के बारे में जानता रहे। नेक्स्ट है दिस इज़ बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग। ये जो मेथड होता है ये अधिगम सिखाता है, और किसके द्वारा सिखाता है, खुद करके। बच्चे इसमें खुद से समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं तो इसलिए वो खुद से ही करके सीख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 9th पॉइंट है प्रॉब्लम शुड बी रिलेटेड विद द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। ये पॉइंट बहुत अच्छा है। ये जो हमारी प्रॉब्लम होती है ये स्टूडेंट्स कोई नई प्रॉब्लम हमें नहीं देनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाएंगे, वो डर भी सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम शुड बी रिलेटेड। जैसे कि हम कोई लेसन प्लान जब पढ़ाने जाते हैं तो हमारा जो सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइज होती है, आप लोगों ने स्किल्स में पढ़ा है इंट्रोडक्टरी स्किल, तो वो इसी पे बेस होती है। वो किस पे बेस होती है, प्रीवियस नॉलेज पे बेस होती है। तो हमें जो प्रॉब्लम है तो वो भी स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज पे ही बेस होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 10th पॉइंट प्रॉब्लम शुड बी यूज़फुल फॉर द स्टूडेंट्स। यानी जो प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट के लिए ऐसे ही ना हो, सबसे पहली बात तो ऐसे ही ना हो, और वो जो भी प्रॉब्लम का जो रिज़ल्ट आने वाला है वो स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉब्लम शुड बी इनकरेज द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। जो प्रॉब्लम होती है वो छात्रों की रुचि के अनुसार होनी चाहिए। जैसे एक एक्शन रिसर्च का मैंने पहले एग्जांपल दिया, तो उसमें स्टूडेंट्स को मैं बाउंड ना करूं या टीचर कोई बाउंड ना करे, यू हैव टू टेक दिस प्रॉब्लम, नो। आपको अपनी ही स्वेच्छा से, यानी आप खुद वहाँ पे पीपल टीचर यानी आप प्रैक्टिस टीचिंग करने गए हैं, आप टीचिंग करने गए हैं, तो वहाँ पे आपने खुद से देखा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, मैं इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से दूर कर सकता हूँ। तो वो आपकी रुचि के अनुसार वो आपने प्रॉब्लम का चुनाव किया है, सिलेक्ट किया है। अगर हम उसमें कह देंगे कि नहीं आपको ये प्रॉब्लम लेनी है, तो शायद आप उतने इंटरेस्ट से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अपनी जागरूकता को ना दिखाएं। लेकिन अगर आप खुद से उसमें इंटरेस्टेड हैं, आप खुद से उस प्रॉब्लम को दूर करना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए और आपके रिजल्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम शुड बी चैलेंजेबल बाय विच द स्टूडेंट डेवलप देयर थिंकिंग एबिलिटी। अब प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत इजी प्रॉब्लम भी हमको नहीं, जिसमें कुछ हमें डेटा कलेक्ट करना हो, जिसमें हम हाइपोथेसिस बना सकें, जिसमें हम अपनी एक्टिविटी को कंडक्ट कर सकें, हमें ऐसी प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना चाहिए। और जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स की क्या होती है, हमारे स्टूडेंट्स की थिंकिंग एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी डेवलप होती है। 13 पॉइंट है हमारा प्रॉब्लम शुड बी रिलेटेड विद द सिलेबस। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के थ्रू जो हम पढ़ा रहे हैं, तो वो हमारा जो होता है, तो वो हमें हमारी जो प्रॉब्लम है वो सिलेबस से रिलेट करनी चाहिए। तो जो प्रॉब्लम हमारी है वो सिलेबस से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसे ही हमें किसी प्रॉब्लम को इस मेथड से नहीं सिखाना चाहिए। नेक्स्ट है इक्विपमेंट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम शुड बी अवेलेबल इन द कॉलेज, स्कूल, लैबोरेटरी प्रीमाइसेस। यानी जो हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ये हमारी जो स्कूल की हमारी जो प्रयोगशाला होती है उसमें उपयुक्त यानी उसमें उपस्थित होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 15 पॉइंट प्रॉब्लम शुड बी न्यू एंड रिलेटेड द प्रॉब्लम टू देयर
life by which the student can develop their imagination power and scientific attitude। अभी मैंने बताया जैसे कि लेबोरेटरी जो स्किल होती है वो साइंस वाले स्टूडेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो प्रॉब्लम हमारी क्या होती है, प्रॉब्लम हमारी न्यू होनी चाहिए, ये नहीं कि किसी ने पहले से कर रखा है और हमने उसी प्रॉब्लम को उठा करके दोबारा उसी को कर दिया। प्रॉब्लम में कुछ इनोवेशन होना चाहिए जिससे कि क्या होता है, जो स्टूडेंट्स अपनी उसको डेली टू डेली लाइफ में उसको यूज़ कर सकें, और इससे क्या होता है स्टूडेंट्स के अंदर वो अपनी इमेजिनेशन पावर एंड साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप कर, क्योंकि स्टूडेंट खुद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के बारे में सोच रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी इमेजिनेशन पावर, उसकी एनालिटिकल पावर, ये सारी एबिलिटी उसके अंदर कहीं ना कहीं डेवलप होती रहती हैं। इतने पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। अब देखते हैं इसमें कुछ डिमेरिट्स भी हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में कुछ मेरिट्स डिमेरिट्स भी हैं। डिमेरिट में हम देख लेते हैं, इट वेस्ट टाइम एंड एनर्जी। हाँ, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, रिज़ल्ट तो ठीक आता ही है और बच्चों को लघु शोध के माध्यम से सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, समस्या का समाधान कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स यानी मेरिट्स या एडवांटेज के रूप में आपको बताया है ये सारी चीज़ें। लेकिन इसकी डिमेरिट्स में जो ये लिखा है, इट वेस्ट टाइम एंड एनर्जी। अब इसमें क्या होता है, हम अपनी जो ये जितना भी हम समय लगा रहे होते हैं, हम डेटा कलेक्ट करते हैं, हम प्रॉब्लम को जानते हैं। आप जब एक्शन रिसर्च करने जाते हो तो हम आपकी जो टीचिंग होती है वो 1 मंथ की होती है। 1 मंथ की टीचिंग जब आपकी होती है तो उसमें हम 10 दिन हमको लग जाते हैं प्रॉब्लम को समझने में कि आखिर ये प्रॉब्लम वाकई में ये प्रॉब्लम है। पहले हम पढ़ाते हैं कोई चीज़, फिर उसका हम प्री टेस्ट लेते हैं, तब जाके हमें समझ में आता है। जब हम उसको चेक करते हैं, उसका इवैल्यूएशन करते हैं, तब हमको ये चीज़ समझ में आती है कि हाँ ये प्रॉब्लम वाकई में है, तब हम उसकी हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो इट इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें नियर अबाउट हमको जब हम एक साइंटिफिक तरीके से किसी भी रिज़ल्ट के थ्रू पहुंचना चाहते हैं या किसी भी रिज़ल्ट को जनरलाइज करेंगे तो उसके लिए हमें प्रॉपर डेटा, प्रॉपर हाइपोथेसिस, प्रॉपर एक्टिविटी, प्रॉपर इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रॉपर वे में करनी पड़ती हैं, इसलिए ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारा आता है, देयर कैन बी पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्रेंसेस गोइंग रॉन्ग। कई बार क्या होता है कि जो हमारा जो कलेक्शन होता है, कई बार होता है हमारा जो डेटा होता है ये रॉन्ग होने की आशंका हो सकती है, क्योंकि क्या होता है कि पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं कि कई बार हम फर्जी डेटा भर देते हैं, तो ये यहाँ पे इसकी डिमेरिट बन जाती है। नेक्स्ट है थर्ड, एबल टीचर्स आर नीडेड फॉर द यूज़ ऑफ दिस मैथड, यानी जो योग्य शिक्षक होंगे सिर्फ वही इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दिस मेथड इज़ नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल चिल्ड्रेन। वो तो सही बात है कि जब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है वो हम हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो एलिमेंट्री लेवल को जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको नहीं यूज़ कर सकते हैं, और ये स्मॉल ग्रुप के लिए आवश्यक नहीं है। ये हमारे लार्ज जो ग्रुप हमारे होते हैं, जो हमारे हायर एजुकेशन के बच्चे होते हैं, उनके लिए ये मेथड ये सुविधाजनक होता है। अब जब ये चीज़ें हम पढ़ लेते हैं तो हम ये जानेंगे अब इसमें। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने आज समस्या समाधान के बारे में पढ़ा कि समस्या समाधान विधि का प्रयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं अपने कंटेंट को पढ़ाने के लिए, और स्टूडेंट्स की मेंटल एबिलिटी और स्टूडेंट्स के क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए हम कर सकते हैं। इसकी मेरिट देखी हमने और हमने इसकी डिमेरिट्स भी देखी। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारी हैं, हमें आवश्यक रूप से समस्या समाधान विधि का प्रयोग करना चाहिए अपने कंटेंट में। और जो समस्या समाधान विधि के जो पद हैं, जो मैंने स्टेप्स बताए थे, उसको भी रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले समस्या का चयन करना होता है, यानी सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले किसी भी समस्या का हम चयन करेंगे। नेक्स्ट आता है समस्या का प्रस्तुतिकरण, यानी सबसे पहले हम उसको प्रेजेंट करेंगे कि हाँ समस्या हमारी से, उसको परिभाषित नहीं करते हैं कि हाँ यही जो मैंने अभी फ्रेम करके आपको बताया, स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज ईजिली, या स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू गिव द आंसर इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये आपकी प्रॉब्लम इंग्लिश की हो जाती है। हिंदी में अगर इसी तरह से लेते हैं तो पंक्चुएशन यानी उच्चारण अभ्यास की समस्या आपकी आ जाती है। पूर्ण ये जो विराम चिन्ह की समस्या आ गई आपकी,
इसी तरह से साइंस में ले सकते हैं कि साइंस की टर्मोलॉजी नहीं समझ पाते हैं। ये बहुत सारी जब आप पढ़ाने जाएंगे तो आपके सामने हम इधर यहाँ अभी आपको मैंने एक्शन रिसर्च का एग्जांपल देके अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को समझाने की कोशिश करी है। आशा है कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, अभी हम स्टेप्स की बात कर रहे थे, उपकल्पनाओं का निर्माण, यानी सब परिभाषित कर दिया हमने, समस्या का प्रेजेंट कर दिया। तीसरा हमारा था फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी हमने परिकल्पना का जो निर्माण किया था। परिकल्पना निर्माण में हम कई सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं क्लास में, अपने स्टूडेंट्स में जो भी कमियां आई हैं उसको दूर करने के लिए, अपने ऑडियो विजुअल एड के माध्यम से, अपनी मेंटल एबिलिटी के माध्यम से, या और भी कुछ हम इनोवेटिव कर सकते हैं स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए। उसके माध्यम से हम हाइपोथेसिस मेंटेन करते हैं अपने माइंड में, और उसको फिर जनरलाइज करते हैं, उसको क्लास में एक्टिविटी के माध्यम से कराते हैं। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, प्रदत्त संज्ञा यानी कलेक्शन ऑफ डेटा कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट हम आता है एनालिसिस ऑफ डेटा, यानी जो भी हमने डेटा कलेक्ट करा है उसको फिर हम देख लेते हैं। नेक्स्ट होता है जो हम पोस्ट टेस्ट ले लेते हैं, उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उसको हम क्या कर देते हैं, जनरलाइज कर देते हैं। तो इतनी चीज़ें आज मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में पढ़ाई है फॉर द एग्जांपल थ्रू एक्शन रिसर्च दे करके, क्योंकि आपके अभी थर्ड सेमेस्टर आप लोग जाओगे, अभी तो आपका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको ये सारा एक्शन रिसर्च आपको पढ़ना पड़ेगा और इसमें यही मेथड आपको लगाना पड़ेगा। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और इससे रिलेटेड मैं आपको होमवर्क भी दूँगी, वो आप अपने ERP ऐप पे आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।